के दौरान एक गिफ्ट दिया गया। तो गरीबों की खिदमत की गई। मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे केसीआर। केसीआर साहब खुद हिंदू है, अपने धर्म नहीं छुपाते हो। खुल के उन्होंने 2-2 हजार पंडितों को बुला के यज्ञ करते, वो कुछ नहीं छुपाते। और एक जबरदस्त और शानदार, शायद हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक मंदिर भी बनाए केसीआर साहब यादगिरी गुट्टा में, कभी छुपाए नहीं। पर वही केसीआर जो अपने धर्म को निभाते हैं, दूसरों को भी अपने मजहब को लेके जो उनकी धर्म है, उनकी बिलीफ है, उसकी भी इज्जत रखते हैं, उनकी भी कदर करते हैं, उनकी रीत और रिवाज की भी इज्जत देते हैं। केसीआर वही होता है सेक्युलर लीडर जो हर किसी को साथ ले चलता है, हर किसी का इज्जत देता है और हर किसी को अपने अपने बिलीफ सिस्टम में प्रैक्टिस करने का फ्रीडम भी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको इंश्योर करता है। वही होता है सही लीडर। आपको एक मिसाल देता हूं मैं। पुराना सेक्रेटेरिएट एक था हमारा, उसको गिरा के नया सेक्रेटेरिएट बनाने की बात आई। हमारे आरएनबी मिनिस्टर साहब थे प्रशांत रेड्डी साहब, उनके लीडरशिप में बनी हो। तो जब बात आई एक नई सेक्रेटेरिएट बनाने की, केसीआर साहब को कोई पूछा नहीं। पुराने सेक्रेटेरिएट में एक मंदिर था, एक मस्जिद था, साहब को कोई पूछे नहीं, कोई दरख्वास्त नहीं करे, कोई आके बोले नहीं, कोई शिकायत नहीं करे, कुछ कोई भी नहीं पूछे। अपने आप उन्होंने फैसला लिया कि मंदिर है, मस्जिद है, कहीं क्यों नहीं एक चर्च भी क्यों नहीं होना चाहिए, बल्कि आज नए सेक्रेटेरिएट में तीनों भी चीज है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च भी है। ये होता है एक सही सेक्युलर लीडर, ये होता है किसी का सेक्युलरिज्म का मिसाल। मैं इसलिए बात आपसे कहना चाह रहा हूं, आज 2 साल हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके। आप सिर्फ यही सोचिए कि अगर कांग्रेस को वोट देने का कोई वजह है तो है क्या, आप जरा मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो 2 साल बाद भी नहीं आंसर मिल रहा कि क्या किया इन्होंने, किस वजह से इनको वोट देना चाहिए। हाँ, एक बात बार बार बोलते हैं कि उनको जहां कहीं भी तकलीफ होती है किसी लीडर को लेके, किसी एक पार्टी को लेके, जहां अगर कोई लीडर उभर के आता है और माइनॉरिटीज की दिल जीतता है खास, या अवाम की दिल जीतता है, तो उन पे कोई धब्बा लगा देते हैं। उनको बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है भाई, इसीलिए उनको वोट मत दो, हमारे को दो। उनको लगता है कांग्रेस पार्टी को कि वो ठेकेदार है, वो गुत्तेदार है, माइनॉरिटी वोट पे उनका गुत्ता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं एक ताकतवर लीडर उभर के आता है तो बदनाम लगाना शुरू कर देते हैं। बंगाल में बोलते हैं ममता दीदी को कि आप बीजेपी के बी टीम है, दिल्ली जाके उनको बोलते हैं वहां पे केजरीवाल को कि भाई आप बीजेपी के बी टीम है, और यहां आके बोलते हैं चेन्नई में स्टालिन साहब को बोलते हैं आप बीजेपी के बी टीम है, और तेलंगाना आए तो यहां बोलते हैं केसीआर बीजेपी के बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, गुजारिश है आपसे, सोच के समझ के आप वोट दीजिए। कौन है बीजेपी के साथ मिला जुला आदमी, एक बार आप तेलंगाना में एक बार आप सोचिएगा। आप 1 मिनट के लिए गौर करिए, राहुल बाबा है ऊपर, राहुल गांधी साहब हमारे बेचारे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, हर दिन पुकारते रहते हैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, ये बोलते रहते हैं हर दिन। जब बीजेपी के राज्यों में, बीजेपी के रियासत के राज्य हैं जो जैसे उत्तर प्रदेश है, अगर वहां बुलडोजर चलता है, राहुल बाबा बड़े परेशान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये तो नफरत का बाजार है, मोहब्बत का दुकान चाहिए, बुलडोजर राज नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या है आपको हैदराबाद में जितने बुलडोजर चले नहीं दिख रहे आपको? हैदराबाद में जितने गरीबों के घरा गिरा डाल रहे वो नहीं दिख रहा आपको? यहां बुलडोजर चली तो अच्छी बात है, वहां बुलडोजर नहीं चली तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, राहुल बाबा बोलते हैं कि गुजरात मॉडल बेकार है। यहां रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? रेवंत बाबा, गुजरात मॉडल शानदार है, गुजरात हमारे लिए मिसाल है, साबरमती उन्होंने बनाया, मैं मूसा बनाता हूं, यहाँ के गरीबों को निकाल फेंकता हूं और जो भी करना है करता हूं, मनमानी करता हूं। राहुल बाबा ऊपर बोलते हैं कि चौकीदार चोर है। रेवंत रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। चौकीदार चोर नहीं है, बड़े भाई है। राहुल गांधी बोलते हैं अदानी फ्रॉड है। रेवंत रेड्डी क्या बोलते हैं? अदानी फ्रेंड है। रेड कारपेट वेलकम है अदानी साहब के लिए। राहुल गांधी साहब सीबीआई को खराब चीज बोलते हैं। राहुल गांधी साहब ये कहते हैं कि सीबीआई जो है बीजेपी के पॉकेट इंस्टीट्यूशन है, पर रेवंत रेड्डी साहब उसी सीबीआई को आज केस दे रहे हैं तेलंगाना में, केसीआर साहब को अंदर डालो बोल के। तो इसीलिए मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं और एक और चीज भी पूछना चाहता हूं। हाल ही में जब राज्यसभा में हमारे फ्लोर लीडर सुरेश रेड्डी साहब भी यहीं पे हैं राज्यसभा के, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था बीजेपी की हुकूमत की तरफ से। तो जब अमेंडमेंट बिल आई थी तो हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की, उसके खिलाफ 4 वोट हमारे थे राज्यसभा में, चारों के 4 वोट दिए हम।
और साथ ही साथ कस के बोले कि नहीं करना है, ये नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, कंसल्टेशन करो, कंसेंसस लाओ, और कुछ हो सका तो हर किसी के दिल में जो एक सवाल है उसकी जवाब देने की आप कोशिश करो। यही सुरेश रेड्डी साहब बोल रहे थे, पर हो गया, क्योंकि उनके पास ताकत है, बीजेपी के पास हो गया, बिल पास हो गया। आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे काफी सारे दानिशमंद लोग हैं, आप काफी सारे सोच के समझ के सियासत समझने की कोशिश करने वाले हमारे भाई बहन से पूछना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासतें हैं। इन 28 रियासतों में सिर्फ 3 जगह कांग्रेस की हुकूमत है। आपको पता है कि बिल पास होने के बाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल, कौन सी पहली रियासत है हिंदुस्तान में जिन्होंने यहां पे जीवो ला लिया उस कानून को लागू करने के लिए? पहली हुकूमत हिंदुस्तान में कोई बीजेपी हुकूमत नहीं थी, कोई बीजेपी रियासत नहीं थी। पहली रियासत जो वक्फ कानून को बदलने के बाद लागू करने की कोशिश करने वाली हुकूमत थी तेलंगाना की हुकूमत। उन्होंने जीवो लाया यहां पे। क्या जल्दी थी भाई आपको? इतने में कोर्ट स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट, अलग बात है। क्या जल्दी थी आपको कि आपकी पार्टी वहां इतराज करती है, आपकी पार्टी मुखालिफत करती है दिल्ली में पार्लियामेंट में, पर यहां के जो लीडर है, यहां के जो चीफ मिनिस्टर है, जल्दबाजी में जीवो निकाल दिए, जल्द ही जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं आपसे, ये आदमी कांग्रेस का है या बीजेपी का है? एक और चीज आप सोचिए, 1 साल पहले 27 सितंबर को एक छापा मारती है ईडी तेलंगाना रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे। 1 साल पहले 27 सितंबर 2024 रेड होता है। जिस दिन रेड होता है तेलंगाना में रेवेन्यू मिनिस्टर के घर पे, 2 दिन रेड चला। टीवी वाले ब्रेकिंग न्यूज डाल रहे थे कि अंदर नोट गिनने के मशीन जा रहे हैं, भाई इतने सारे पैसे है बोल के। आज 1 साल से ज्यादा हो गया, ना ईडी मुंह खोल रही, ना मिनिस्टर मुंह खोल रहा। क्या हुआ? ईडी एक कांग्रेस मिनिस्टर पे रेड मारती, कुछ नहीं निकलता बाहर। क्या बरामद हुआ, केस बनाना है नहीं बनाना है, क्या मिले, कौन चोर है, कितना पकड़ा गया, कुछ नहीं। 1 साल हो गया। मैं कम से कम अभी तक 10 बार पूछा, प्रेस में पूछा, सोशल मीडिया में पूछा कि भाई कम से कम, उन्होंने ही बता रहे, आप तो बता दो क्या मिला क्या नहीं मिला। अब वही ईडी मेरे को बुला के 8-8 घंटे बिठाती। कुछ खस के बोलो अगर मोदी साहब के खिलाफ, 8-8 घंटे 10-10 घंटे तुम्हारे को अंदर डालते, ये करते वो करते, डराते धमकाते, बहुत कुछ करते। आपसे गुजारिश है, यहां की जो हुकूमत है ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है। यहां की जो हुकूमत है मिली जुली सरकार है, बीजेपी और कांग्रेस की ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट चल रही है यहां पे। आप देखिएगा, एक बीजेपी एमपी है यहां पे, सीएम रमेश साहब, उनको 1350 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कांग्रेस की हुकूमत में। ये मुमकिन है क्या? अगर आपकी मदद नहीं तो बीजेपी के एमपी साहब जो 10 साल से यहां एक भी काम नहीं कर रहे थे, उनको आज रेवंत रेड्डी साहब 1350 करोड़ का काम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब के साले साहब को मोदी साहब ने 1100 करोड़ का काम दिया अमृत स्कीम में। तो बड़े मियाँ तो क्या बोलते हैं उसको, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, तो छोटे मियाँ आज माशाअल्लाह। वो हालत है आज तेलंगाना में। आप देखिएगा जरूर, ऊपर बड़ा मोदी है, यहाँ पे छोटा मोदी है, फर्क कुछ नहीं है, दोनों की फितरत एक ही है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए हुकूमत बनके। आज तारीख में पहली हुकूमत ऐसी है तेलंगाना में कांग्रेस की जहां आपका मुसलमान कोई एक नुमाइंदा नहीं है यहाँ पे, ना कोई एमएलए है ना कोई एमएलसी है, वजीर तो है ही नहीं। 2 साल। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा से, क्या यही है आपकी मोहब्बत की दुकान, जहां एक भी आपको आदमी नहीं मिला काबिल? अगर सीएम साहब से पूछते हैं तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई आप एमएलए नहीं जिताए, एमएलए नहीं जिताए भाई, पर अगर 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए 2 साल में, 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको, एक पसंदीदा आदमी नहीं मिला आपको माइनॉरिटीज में। आपके लिए सीट कुर्बान करने वाले शबीर अली साहब को दे देते, उनको वजीर बना देते, या हमारे कैप्टन साहब जिसको आप बकरा बना दिए अजहरुद्दीन साहब, उनको ला लेके वजीर बनाते, एमएलसी बनाते। कोई तो मिलता आपको, एक काबिल आदमी आपके पार्टी में नहीं मिला। इसीलिए पूछ रहा हूं, ये बात नुमाइंदगी की नहीं, ये बात इज्जत की नहीं, बात वोटों की नहीं, बात कोई और चीज की नहीं, बात उसूल की है, बात तहजीब की है, बात हर किसी को साथ ले चलने की है, बात भागीदारी की है। इसलिए मैं कहता हूं आप सोचिए, गौर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 साल में हमने हर चीज कर दिया, 10 साल में हमने हर चीज कर दिया, मैं ये नहीं कहता। हां, कोशिश हमने की, हमने गरीबों को मदद करने की कोशिश की, आवाम को मदद करने की कोशिश की। जात के नाम पे, मजहब के नाम पे सियासत हम नहीं करें, हर किसी को साथ लेके चलने की कोशिश करें,
हाँ, आईटी एक्सपोर्ट, जैसे अभी भाई कह रहे थे, आईटी एक्सपोर्ट्स जिस दिन हमारी हुकूमत बनी 2014 में, आईटी एक्सपोर्ट्स वर ओनली 57,000 करोड़. In 2023 they rose almost to 2,41,000 करोड़, almost 4 times. वैसे ही जिस दिन हमारी हुकूमत आई थी तेलंगाना में 2014 में, the total number of employees working in IT sector in Hyderabad was only 3,23,000. But the day we left office in 2023, the number rose from 3,23,000 to 9,16,000. That's the kind of work we've done. That's the kind of efforts we've put in. We've put in efforts not only in IT, we've also ensured the green cover of our state grows. 7.7% increase in green cover, highest for any state in the country. हरित हारम के नाम पे आगे आने वाले नस्लों के लिए, फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी के लिए कोशिश हमने की. कहा गया था हमसे कि माइनॉरिटी बच्चे, खास गरीब बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. केसीआर साहब ने जिद लिया, कोशिश उन्होंने ये की कि आला से आला तालीम आपको दिया जाए. 204 माइनॉरिटीज के लिए 204 स्कूलों का तश्कील किया गया टिमरिस के जरिए. आज खुशी, फख्र और नाज महसूस होती है. फख्र महसूस होती है इस बात की कि उनमें से आज कुछ बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं. कुछ बच्चों को मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप देके 20 लाख का बाहर भी भेजा गया. 3,000 बच्चों को विलायत भिजाया गया. क्यों किया केसीआर ने ये सब? क्योंकि दुनिया से लड़ने की काबिलियत, दुनिया से लड़ने की ताकत और हिम्मत आपके आने वाली नस्लों में लाने के लिए कोशिश हमने की. ना सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए बल्कि हर किसी के लिए, एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी, हर किसी को साथ लेके चलने के लिए 1,000 रेसिडेंशियल स्कूल उन्होंने शुरू की. यहाँ के हैदराबाद के हमारे जितने गरीब भाई है, बहन है, उनके लिए 1 लाख डबल बेडरूम घर बनाए गए. आप अगर कोल्लूर की तरफ जाएंगे, एक ही जगह आपको दिखेंगे 17,000 घर. वो शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिग्निटी हाउसिंग टाउनशिप है. साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, हर सेक्टर में, हर शोबे हयात में, हर चीज में, हर ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश केसीआर ने की. हर कोशिश करने के बावजूद आप पूछ सकते हो क्यों हारे भाई आप लोग? भाई हैदराबाद में तो नहीं हारे. हैदराबाद में जीएचएमसी के अंदर हर कोई, आप हमारे भाई बहन, आप कांग्रेस पे यकीन नहीं करें, आप बीजेपी पे यकीन नहीं करें, हर सीट हैदराबाद में जितने सीटें हैं जीएचएमसी के अंदर ओआरआर के दायरे में, हर सीट आप जिताए हमारे. पर हुआ यह है, आज जो आपके सामने सवाल है, सीधी बात, कांग्रेस तो नहीं आ रही तेलंगाना में वापस. आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, रेवंत रेड्डी को भी मालूम, कांग्रेस के जितने मिनिस्टर हैं उनको भी मालूम. उनकी तो पत्ता कट गई, उनको भी पता चल गया. अब सवाल यह है कि वापस किसको लाना है? कांग्रेस तो गया, क्योंकि आज शायद उनके घर वाले भी टिक वोट नहीं देंगे उनको. वो हालत है आज, क्योंकि हर किसी को नुकसान पहुंचा है, हर किसी को धोखा दिए. माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के माइनॉरिटी को धोखा, बीसी डिक्लेरेशन बोल के बीसी धोखा, एसटी डिक्लेरेशन बोल के एससीज को, एसटी एसटीज को, हर किसी को, महिला डिक्लेरेशन बोल के लेडीज को, हर किसी को धोखा दिए. क्या बोले? हथेली में जन्नत दिखा दी. क्या बोले? केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं शादी मुबारक में, हम 1 लाख के ऊपर से 1 तोला सोना देंगे. अब सोना तो छोड़ो, नींद हराम कर दी हर किसी का, हमारा नहीं, हम तो चैन से सो रहे हैं. गरीबों का नींद हराम कर दिया. आज किसी को सोने नहीं दे रहे. कब बुलडोजर आता, कब मेरा घर मार देता. हाइड्रा के नाम पे जो एक बवाल मचा दिए, क्या हुआ उससे? पूरा रियल एस्टेट तमाम, हैदराबाद में पूरा धंधा तमाम, कारोबार तमाम. फायदा किसको हुआ? हाँ, रेवंत रेड्डी साहब को हुआ. क्या क्या और बोले आपको? बच्चियां अगर कॉलेज जाएंगी स्कूटी देंगे, अगर बेवा है तो 2,000 केसीआर दे रहे हैं, हम लोग 4,000 देंगे. कोई बुजुर्ग हैं, केसीआर सिर्फ घर में एक बुजुर्ग या लेडी को या जेंटलमैन को दे रहे हैं, हम दोनों को देंगे. किसानों को केसीआर 10,000 दे रहे हैं, हम लोग 15,000 देंगे. कुछ भी बोल दिए. और हैदराबादी अल्फाज में बोलूं, बैगन के बात बोल दिया और आज बैगन में मिला दिया. 2 साल के अंदर अंदर खत्म कर दिए. सारे धंधा खत्म, सारे के सारे जितने भी काम कर रहे थे हम लोग, जितने भी एक्टिविटीज चल रहे थे, उन सबको तमाम कर दी. आप एक मर्तबा सोचिए, आप पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क कोरोना के टाइम पे घर में हर कोई छुप के था, हमारे साथ साथ, सबके साथ साथ. एक ही ऐसी हुकूमत है पूरे हिंदुस्तान में जो कोरोना का भी फायदा उठा के काम करके 42 नई रोड बनाने वाली एक ही हुकूमत है तेलंगाना हुकूमत, केसीआर की हुकूमत. मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मुझे याद है वो दिन
क्योंकि हर कोई जो मजदूर होता है, जो लेबर होता है, वर्कर, वो अपना गांव जाना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहां कहीं से भी। अरे भाई जिंदा है, बस बस वही ठीक है, मैं जाऊंगा अपने घर। मैं गया हर लेबर कैंप, मैं बोला भाई मेरे को हैदराबाद में म्युनिसिपल मिनिस्टर को, हमको टाइम नहीं मिलता एक रोड बनाने के लिए, क्योंकि हर दिन में क्योंकि ट्रैफिक रहती, तो रात में सिर्फ आधे रात में 6 घंटा मिलता भाई, पर अभी 24 घंटा मिल रहा। जरा काम कर लेंगे अपन, 2-2, 3-3 शिफ्ट करेंगे बोल के उनको रिक्वेस्ट करके, डबल पेमेंट देके, उनको रिक्वेस्ट करके, रोक के, एडिशनल मेडिकल कैंप लगा के, हर लेबर कैंप जाके समझा के, उनको समझा बुझा के 42 नए रोड बनाए। ये होती है खिदमत करने का तरीका, ये होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का तरीका। अगर आप देखेंगे आज हैदराबाद में, आपके भी भाई आते होंगे, आपके दोस्त आते होंगे बाहर के शहर से, कहीं से भी, मुंबई से, बेंगलुरु से, चेन्नई से, लखनऊ से, जहां कहीं से भी हो, आपको क्या बोलते हो लोग? आते आते ही ORR से आएंगे अंदर शेखपेट की तरफ, क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया है क्या? पूछते नहीं पूछते आपसे? तो इस कदर काम करे केसीआर साहब, इस वास्ते आपने मोहब्बत आपकी दी, वोट आपकी दी, आशीर्वाद आपका मिला। पर एक शिकायत है आपसे, खास पढ़े लिखे लोगों से, आप लोग वोटों पे नहीं आते भाई। आप लोग वोट के दिन गायब हो जाते, हॉलिडे ले लेते, वो एक मसला है। मेरी गुजारिश आपसे बस इतना ही है। मैं जावेद अख्तर साहब का आपका एक छोटा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं जावेद अख्तर साहब का। तो जावेद अख्तर साहब जब बात करते हैं मैं सुनते रहता हूं, क्योंकि रैशनल आदमी है, काफी अच्छा बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं, मैजिक से ज्यादा लॉजिक में विश्वास रखते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वोट क्यों नहीं डालते, वोटों पे क्यों नहीं आते? जब कोई गरीब आदमी और रूरल एरिया में जो एक किसान है, एक गरीब आदमी है, वहां पे अगर 80-90% वोटिंग होता, हमारे शेखपेट में, हमारे जुबली हिल्स में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, वहां कहीं को नहीं होता। पिछली बार भी शायद 29% या कुछ वोटिंग हुआ, उससे ज्यादा नहीं हुआ। तो मैंने देख रहा था, तो मैंने सुना ये बात, मैं काफी हमारे दोस्तों से भी सुनता हूं, भाई पॉलिटिक्स मुझे पसंद नहीं है, मेरे को नहीं जाना है वोट पे, मेरे को कोई पॉलिटिशियन पसंद नहीं है। अरे पॉलिटिशियन पसंद नहीं है तो आके कम से कम नोटा तो दबाओ यार, कम से कम आ जाओ। पर एक बात बोलता हूं मैं आपसे, क्यों आपको पॉलिटिक्स में भागीदारी लेना है? पॉलिटिक्स में भागीदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर कोई कॉर्पोरेटर बनो, हर कोई एमएलए बनो, एमएलसी बनो, ये नहीं कह रहा मैं। पर कम से कम आपको एहसास होना चाहिए कि कैसी पॉलिटिक्स आपको चाहिए। हाँ, मुझे बताया गया था, हमारे जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि आगे की रोड की बात है जिसको ठीक करना है। अगर आपको रोड या कोई काम चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर आप सही नहीं चुनेंगे, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप आएंगे ही नहीं वोट पे, तो क्या फायदा बाद में चीख के चिल्ला के ट्विटर पे 2-4 ट्वीट मार के क्या फायदा है? जावेद अख्तर साहब इसीलिए कह रहे थे, जब उनसे किसी शख्स ने कहा कि भाई मुझे पॉलिटिक्स कतई पसंद नहीं है, तो उन्होंने बस यही कहा कि आप में से किसी को पोल्यूशन पसंद है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, कोई भी तरह की पोल्यूशन पसंद है आपको? नहीं पसंद ना। पर आपकी नापसंद या पसंद से पोल्यूशन को तो नहीं फर्क पड़ता ना, वो तो आपको इफेक्ट करेगा ना। पॉलिटिक्स भी ऐसी चीज है, आपको पसंद, आपकी पसंद या नापसंद से कुछ नहीं, अल्टीमेटली आपके इतराफ में जो भी काम होते हैं या नहीं होते हैं, उसका फैसला कौन करता? पॉलिटिशियन ही करता, आपके इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर आप आएंगे नहीं वोट पे, वोट के दिन अगर आप हॉलिडे मान के घर बैठ जाएंगे, फिर बाद में क्या फायदा है? जिस तरह का पॉलिटिक्स आपको चाहिए, जैसे डेमोक्रेसी में एक अच्छी कहावत है, इन ए डेमोक्रेसी व्हेन पॉलिटिक्स डिसाइड्स योर फ्यूचर, यू डिसाइड व्हाट योर फ्यूचर पॉलिटिक्स शुड बी। आप तय करो कौन चाहिए, कैसा आदमी चाहिए, कैसा पार्टी चाहिए, जिसको चलाने का मौका देना चाहिए। आज आपके पास कांग्रेस के लीडर आएंगे, पूछेंगे भाई हमको मदद करो, आप जरा सवाल करिएगा, क्यों करें? आप बताइए 2 साल में किया क्या, आप आगे 3 साल करेंगे क्या? जरूर सवाल करिए। हमसे भी पूछ सकते हैं कि आगे 3 साल आप क्या करेंगे। मैं बस इतना ही कहूंगा, फिलहाल तो मैं ऑपोजिशन में हूं, जिद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे हक के लिए, और हर चीज जो आपको चाहिए हासिल करने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से लड़के। अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनती, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती, नहीं काम करती, तो वादा है आपसे 2 साल बाद आप सबके आशीर्वाद से वापस आएंगे, केसीआर साहब फिर एक बार वजीर आला बनेंगे, और वी विल सर्व यू बेटर। व्हाट वी हैव डन इन 10 years, we'll try and up that, we'll try and ensure that we'll do a better job next time। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई खामियां नहीं है, हमने कुछ गलतियां नहीं करे, हम लोग में कोई कमजोरियां नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हम भी इंसान हैं, तो होंगे कुछ खामियां,
कुछ कमजोरियां, कुछ गलतियां हम भी किए होंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। इंसान की जिंदगी तो वही है ना, लर्न एंड मेक अमेंड्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से, पहली बात तो आप वादा करिए। यहां पे कितने वोट है भाई सेक्रेटरी साहब? 400 वोट है कहते। आप पहली बार एक बात ठान लीजिए, नहीं सुनो, एक बात ठान लीजिए, आप एक बात वादा करिए कि आप, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और कोई शक नहीं उसमें। अगर नहीं भी वोट देंगे, कम से कम वोट पे तो आइए। रुक जाओ, कम से कम वोट पे तो आइए। वादा करिए कि 400 वोटों में से कुछ लोग शायद बाहर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, पर कम से कम 350 वोट जरूर वोट पे आना, ये आप वादा करिए। होपफुली, रुक जाए, होपफुली आप वोट हमें देंगे। अगर नहीं भी देंगे, अगर नोटा को भी देना है, किसी और को भी देना है, जरूर वोट पे आइए। ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज यू शुड शो अप, यू शुड वोट, यू शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, यू शुड देन आस्क। आप वोट करे बगैर अगर आप शिकायत करते रहेंगे बाद में, उसका कोई फायदा नहीं होता, उसका कोई मतलब भी नहीं होता। तो सेक्रेटरी साहब से, प्रेसिडेंट साहब से मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, आप एक सिस्टम लगा दीजिए कि हर किसी को अपना उंगली दिखाते हुए आपके ग्रुप में फोटो डालने को बोलो। उंगली पे इंक का निशान लगा के हर किसी को बोलो, भाई आपके घर वालों का वोट मेरे को, आपके घर वालों का रिकॉर्ड चाहिए। ये नको बताओ किसको वोट दिए, नहीं फर्क पड़ता उससे, पर आप आइए और हर रोज जरूर आपका जो उंगली पे जो इंक लगती ना, उसका निशान लेके आप, आपके व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेंगे ना, हाँ, उसमें सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप में एक चेकलिस्ट बना लो। और फिर एक बात बोलो इमरान भाई ना, इमरान साहब ऐसा करिए, आप एक कंडीशन लगा दो, जो लोग वोट नहीं दिए भाई उनको शिकायत करने का मौका नहीं बोल दो बस, सही ना? दैट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो आई होप यू ऑल शो अप, आई होप यू ऑल वोट, आई होप यू ऑल वोट फॉर मी, ऑफ कोर्स नॉट फॉर मी। आवर कैंडिडेट इज मिसेस मागंटी सुनीता। हमारी निशान कौन सी है वैसे? बस, इधर कार है उधर बेकार है, आप सोच लो, इधर कार है उधर बेकार है, सोच लो आप सभी का आशीर्वाद से जीत के आएंगे वापस। और 14 तारीख के बाद फिर एक बार आपसे अगर जीत के वापस आएंगे तो खुशी इजहार करेंगे और आपके साथ खुशियां बांटेंगे। अगर नहीं फिर भी आएंगे आपके पास 2 साल बाद, फिर केसीआर साहब को फिर जिताने के लिए और केसीआर साहब को फिर वजीर आला बनाने का मौका लेने के लिए आपके पास आएंगे। थैंक यू, जय हिंद। కేటీఆర్ విల్ కమ్ దేర్. దయచేసి మన కార్యకర్తలు ఎవ్వరు కూడా అక్కడికి పోవద్దు, ఒక్కరే పోతారు వారు, వాళ్ళందరినీ కూడా పర్సనల్గా అందరినీ కలిసి వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్. ఎవ్వరు పోవద్దు ప్లీజ్, ఒక్కరు కూడా పోవద్దు ప్లీజ్, నో వన్.